हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री का। ले रहे हैं हम हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई आगे, ठीक है, कहाँ हुई और कब हुई। ठीक, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स आखिर कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपने लोगों को कॉमन सेंस में यानी कि नॉर्मल लिविंग में आपने कहते हुए सुना होगा कि मुझे ना हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि मुझे उसमें हिस्ट्री की डेट्स याद करनी पड़ती हैं। वो डेट्स कैसी होती हैं हम जानते हैं। हिस्टोरियंस के बीच में हमेशा डिबेट्स रहती है कि कब कौन राजा राज्य मतलब वो राजा को राज्याभिषेक हुआ, कब कौन सा बैटल हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब क्या लड़ाई हुई, ये सारी चीज़ें। तो इन पर हमेशा डिबेट्स रहती है कि आखिर उस टाइम की डेट्स क्या थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम बात करते हैं कि हमें पास्ट देखना है, हमें हिस्ट्री देखनी है, हम प्रेजेंट से कहाँ जाते हैं, पास्ट की तरफ जाते हैं, तो हम बात करते हैं पहले की और बाद की, यानी कि पहले क्या हुआ, बाद में कब हुआ। तो जब आपको एक टाइम बताना ही है, टाइम फ्रेम में ही चीज़ें बतानी है, तो टाइम तो इंपॉर्टेंट हो गई। तो डेट कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये तो निकालते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, तो हम खुद ही एक टाइम की साइकिल को ही फॉलो करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, ये अलग है। 1782 में एक आर्टिशियन ने ये बनाई थी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने ग्रंथ दे रहे हैं ब्रिटानिया की सत्ता को। ये है ना, ये जो इस फोटो में ये जो स्टैचू है ये क्या है कि वो ब्रिटेन की सत्ता का सिंबल है। एक तरह से ये ब्रिटेनिया है और यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो ब्राह्मण है वो अपने ग्रंथ खुद अपनी इच्छा से ब्रिटेन के लोगों को पकड़ा रहे हैं या फिर ब्रिटेन की सत्ता को पकड़ा रहे हैं, जिससे कि वो उन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। तो इसमें फिर ये दिखा रखा है कि एक क्या है, रेनल थे, जिन्हें रॉबर्ट क्लीव ने कहा था कि आप क्या बनाओ, इंडिया का नक्शा बनाओ। ठीक है, फिर रेनल ने सोचा कि हाँ भाई, अपना अगर डोमिनेशन दिखाना है तो कहीं ना कहीं उन्हें मैप ज़रूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैप अगर बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि एरियाज़ को उन्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ कितनी कितनी घेरनी है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिटानिया है वो ब्रिटिश पावर का सिंबल है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप हमारे इंडियन कल्चर को बचाओ इस फोटो में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेट्स की जब हम बात करते हैं तो बात है कि अगर आप सोचो कि अगर आप हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछो, हिस्टोरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि हम जो डेट्स लेते हैं वो ऐसे ही नहीं ले लेते हैं कि एवं ही नहीं उठा लेते हैं। लेकिन बात है कि कोई भी चीज़ जो आई हमारी प्रेजेंट की लाइफ में, हम क्या सोचते हैं कि वो अचानक से आ गई या फिर वो हमेशा से हमारी ज़िंदगी का पार्ट होगी। जैसे वो कह रहे हैं कि मान लो अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हो, तो क्या कभी आपने सोचा है कि चाय या कॉफ़ी पहली बार कब पी गई होगी या फिर कहाँ से आई होगी और भारत में कब आई होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पहले सबसे पहले किसने पी होगी, ये सारी चीज़। ठीक, उसके बाद जब अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो क्या कभी आपने सोचा है कि पहले जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे लोगों को चीज़ें कब पता चली होंगी, कैसे पता चलती होंगी। या फिर इसके अलावा जब कभी आप ट्रेन की तरफ मतलब ट्रेन की विंडो साइड सीट पर बैठे हो, कभी आपने सोचा है कि कब ये रेलवेज़ बनना शुरू हुई होगी, कैसे ये रेलवेज़ हमारे भारत में आई होंगी। तो यही सारे जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागृत होती है ना कि कोई चीज़ कब हुई, कैसे हुई, वही जो है हमारी हिस्ट्री को इन्वेंट करती है, हमारी हिस्ट्री को लेके आती है। ये किस लिए है, मतलब ये हमारी क्यूरियोसिटी को जन्म देती है जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर डेट्स किससे एसोसिएटेड है, डेट्स का क्या मतलब है। बीच में एक ऐसा टाइम आया था कि जब हिस्ट्री जो थी वो ज़्यादातर इस काम के लिए आती थी कि कौन सा युद्ध लड़ा गया या कौन सी बड़ी पॉलिसी आई, कौन सा राजा था, उसने क्या रूल लाए। ठीक है, कब वो जो राजा है वो सिंहासन पर बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, कब उसने कोई युद्ध लड़ा, कब वो मर गया। ठीक है, या फिर कब उसकी जो नई जनरेशन थी, नेक्स्ट रूलर था, वो आया, ठीक है, थ्रोन पे वो बैठा। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तब हम डेट्स पे डिबेट करते हैं कि कब हुआ कब नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि सबके लिए जो डेट्स हैं वो अलग अलग थे। जैसे आज जो हम काउंट करते हैं वो हम ब्रिटेन वाला तरीका, यूके वाला तरीका अपनाते हैं। हमारे यहाँ जब हम पांचांग, हिंदी वाला पांचांग देखेंगे तो हम तिथियों से देखते थे। तो अलग अलग डेट्स हैं, तो इस पर भी डिबेट्स बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस की, तब हमें देखना होता है कि हिस्टोरिकल जो होती हैं चीज़ें वो सिर्फ एक मंथ या फिर एक डेट या एक साल तक प्रिसाइज नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी एक डेट पर फिक्स कर ही नहीं सकते। आप ये थोड़ी ना कह दो कि आज इस डेट से अचानक से लोग चाय पीना शुरू हो गए, या फिर आज इस डेट से अचानक से लोगों ने युद्ध कर दिया, या फिर आज इस डेट ब्रिटेन के लोग आए और ब्रिटेन के लोगों ने हमारे ऊपर शासन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता ना। तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ एक वन फाइन डे नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए एक पीरियड बनाना पड़े, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि लगभग 1800 में क्या हुआ कि लोग क्या होने लगे, 1800 के सन में क्या होने लगा कि लोग जुड़ने लगे एक दूसरे से, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो
1800 का पूरा ईयर, 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड था पूरा, उस टाइम लोग जुड़ने लगे। तो कोई एक पर्टिकुलर दिन ये नहीं हो गया था, एक टाइम पीरियड हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेच ऑफ टाइम लेना पड़ता है, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन लेनी पड़ती है। लाइक हम कहेंगे कुछ भी काम हुआ तो 50 से 60, यानी कि 1950 से 1960 के बीच कुछ काम हुआ, ऐसा हो सकता है। मान लो 1750 के अराउंड चाय आई होगी, फॉर एग्जांपल, आई नहीं है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। अगर लगभग इस टाइम पे आई होगी तो ये थोड़ी 1750 की 1 जनवरी को ही चाय बिकना शुरू हो गई और सब खरीदना भी शुरू हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने डेट ली है तो ऐसा हो सकता है कि लगभग 1700 से 1800 के बीच अब लोग ज़्यादा चाय पीने लगे हों धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, कोई पर्टिकुलर फाइन डेट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है लिप्टन टी का, ठीक है। लिप्टन टी में क्या दे रखा है, पीछे है फोर्ट है एक पीछे, ठीक, उसके आगे क्या है, इंडियन, देखो पीछे क्या है, इंडियन पैलेस है, यानी कि इंडिया का महल है कोई, ठीक है। और आगे कौन है, हॉर्स बैक पे बैठा है, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। ब्रिटेन की जो क्वीन विक्टोरिया थी उसका तीसरा जो बेटा था प्रिंस आर्थर। यानी कि चाय को किससे एडवर्टाइज किया गया, 1922 का एडवर्टीजमेंट है ये, किससे एडवर्टाइज किया गया, यानी कि चाय एक रॉयल्टी का, यानी कि अमीर होने का या बड़े होने का, महान होने का, नवाब होने का, कि हम पावर में बड़े हैं, उसका प्रतीक बनती जा रही थी, ठीक है। तो 1922 में लिप्टन टी के एड में देखो ये फोटो है, ठीक है। पीछे देखो महल है और आगे सिंहासन पे कौन, वो घोड़े पे कौन बैठा है, क्वीन विक्टोरिया का तीसरा बेटा, यानी कि वो कहीं ना कहीं रॉयल्टी का सबूत होने लगा। तो जो हिस्ट्री है जो आपने लास्ट 2 ईयर्स में भी पढ़ी है, 6th और 7th क्लास में जो आप पढ़ के आए हो, आपने देखा होगा कि अब सिर्फ डेट्स पे ही थोड़ी ना, आपने सिर्फ राजा महाराजाओं का यही थोड़ी ना पढ़ा कि कब राजा बना, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब मर गया, कब युद्ध लड़ा। आपने ये भी तो पढ़ा कि जो बाकी लोग थे वो कैसे खाना पीना कमाते थे अपना, कैसे खाते थे, क्या क्या खाते थे, शहर कैसे डेवलप हुए, मार्केट कैसे डेवलप हुई, ठीक है, कैसे ये जो किंगडम का आइडिया था वो स्प्रेड हुआ, कैसे कल्चर चेंज हुआ। आपने ये सब पढ़ा है ना, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने पूरी एक स्टोरी की तरह पढ़ा है, आपने डेट्स ही नहीं पढ़ी है, तो इंटरेस्टिंग है भाई हिस्ट्री, ऐसी बात नहीं है। अब कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, विच डेट्स, आखिर कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे। देखो, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करते हो, अगर मान लो हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर का राज आया, कैसे उन्होंने यहाँ के राजाओं को हटाया, कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, हमारी मेन स्टोरी इस पे चलने वाली है पूरी बुक में। तो हमारे लिए जो टाइम पीरियड, अब जो हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट है कौन सी रहने वाली है, जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से जो डेट्स आई वो इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ी ना पढ़ने वाले हो कि रामायण के टाइम पे कौन सी डेट थी, महाभारत के टाइम पे कौन सी डेट थी, या फिर जब चोल चेर आपने जो 7th क्लास में पढ़ा था, जो मुगल आपने 7th में पढ़े थे, उनकी डेट्स अब थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, जो स्वतंत्रता के टाइम वाली डेट्स है, या फिर जब कॉलोनियल, यानी कि जब वो लोग हम पे आ चुके थे शासन करने के लिए, हमें अपना बंदी बना लिया था, तब की डेट्स इंपॉर्टेंट है। यानी कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा इवेंट पढ़ रहे हो, उसकी जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मान लो हम जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स आए थे, तब गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल क्या होता है, जैसे आज का जो हेड है हमारे देश के, वो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ऐसे मानते हैं ना, उस टाइम गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, उनके टाइम से लेके अगर हम लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे आखिरी वायसराय थे, ठीक है, अगर हम उन तक की हिस्ट्री देखते हैं तो हम उसके बीच में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बीच में हम पढ़ेंगे होस्टिंग्स कब आए, जब वेलेस्ली आए, फिर बेंटिक आए, डलहौजी आए, कैनिंग आए, लॉरेंस आए, लिटन आए, रिपन आए, कर्जन आए, हार्डिंग आए, इरविन आए, ये सारे वायसराय गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। अब अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल्स की, ठीक है, तो हम इनमें अलग अलग चैप्टर्स में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसके बीच में अगर मैं सन ले आऊँ कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम के लोगों की ग्रुप और क्लासेस की क्या सिचुएशन थी, अगर मैं ये सारे सबकी डेट ले आऊँ तो ये थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या रहा, जब आप गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हो तो उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करी, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो गवर्नर जनरल का, तब आप डेट्स आपके लिए ये वाली थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होगी कि बाकी लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे। तो यानी कि एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस लिए हमारे सिर्फ वही डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब मान लो, अब वो कह रहे हैं कि हमने चैप्टर क्यों डिवाइड करें, चैप्टर की नीड ही क्या है भाई, चैप्टर इसलिए डिवाइड होते हैं जिससे आपको एक स्टोरी से लिंक किया जा सके, कि भाई एक चैप्टर का कोई एक मुद्दा हो, जब आप चैप्टर पढ़ के ख़त्म करो तब आपको कम से कम ये समझ में आए कि मैंने इसमें पढ़ा क्या। अगर हम बहुत सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में मिक्स कर देंगे तो आप कहाँ पे शुरू कहाँ पे ख़त्म आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सेंस के लिए क्या हुआ, एक चैप्टर में एक सीरीज़ फॉलो करी जाती है। जैसे आप इसी बुक में क्या देखोगे, आप देखोगे कैसे ब्रिटिशर्स पहली बार आए, पहले उनका सिर्फ व्यापार ही उनका मोटिव था, फिर कैसे उनकी मजबूरी हो गई कि अब वो चाह रहे थे कि अब
भाषण वो ग्रास्प कर ही लें, तभी वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि किसानों पे क्या असर था, फिर पढ़ोगे वुमेन्स पे क्या असर था, फिर पढ़ोगे सोसाइटी के कल्चर पे क्या असर था, ठीक है, फिर पढ़ोगे पुरानी हमारी प्रथाओं पे क्या असर पड़ा। तो अब धीरे धीरे क्या एक स्टोरी की लिंक पढ़ोगे और हर चैप्टर में सीखोगे कि इनका जो ब्रिटिशर्स का असर था वो किन किन वर्ग पे कैसे कैसे पड़ा, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, जो पुरानी डेट्स है उनकी सिग्निफिकेंस तभी होती है जब हम उस चीज़ को पढ़ रहे हों, या फिर अगर हम उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं तो उस टाइम के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती और हमारे लिए नई सेट ऑफ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ठीक है, ये 1773 में हमारे पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। अब इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप इन्हीं की चीज़ें देखोगे। अब इन्होंने कहा गया है कि पहले जो हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती थी, अगर इनकी बायोग्राफी होती थी तो पर्सन को और बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए फ़ोटोज़ बनाई जाती थी, और ये फ़ोटो भी वहीं से कहीं से लिया गया है जो ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है। अब हाउ डू वी पीरियडाइज, अब हम उन्हें पीरियड्स में कैसे बांटते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी बदलाव होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इस दिन से हो गया, ठीक है। जैसे आज तो हम कहते हैं कि मोनेटाइजेशन हुआ, यानी कि जो हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ, यानी कि जो हमारा नोटबंदी हुआ था वो एक पर्टिकुलर एक डेट पे हो गया था, ठीक है। तो वो तो एक पॉलिसी आई, हम पॉलिसीज़ का, एक्ट्स का पता लगा सकते हैं कि इन दिनों क्या हुआ, ये पब्लिश हो गई। लेकिन जो एक कल्चर होता है, जो हमारी आदत होती है, वो कौन सा एक दिन में थोड़ी ना चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि हमने क्या क्या चीज़ें पीरियडाइज करी और कैसे कैसे करी। तो जेम्स मिल जो थे 1817 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी। जेम्स मिल स्कॉट के फिलोसफर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, यानी कि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 पार्ट्स में पब्लिश करी थी, और इन्होंने इसमें पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में ही बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले एक टाइम था जब हिंदू यहाँ पे शासन करते थे, दूसरा टाइम था जब मुस्लिम यहाँ पे शासन करते थे, और तीसरे में जब ब्रिटिश यहाँ पे आ चुके थे। आप बताओ, क्या आप अपनी हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि लाइक कब हिंदू आए, कब मुस्लिम आए, कब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए। अब ऐसा क्यों नहीं माना जाता, इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जब हिंदू राजा थे तब कोई मुस्लिम था ही नहीं, या फिर जब मुस्लिम राजा थे तब कोई हिंदू था ही नहीं, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या, जब अकबर हमारा कौन थे, मुस्लिम राजा थे, तब उस टाइम हिंदू भी प्रेजेंट थे यहाँ पे, ठीक है। जब हिंदू राजा थे तब मुस्लिम भी रहते थे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि एक राजा के उससे हम उसे पता लगा सकें। में जेम्स मिल क्या कहते हैं, जेम्स मिल ये बताते हैं कि जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए थे तब तो भारत जो था ना वो बहुत ज़्यादा असभ्य था। वो कहते थे कि यहाँ पे धर्म की इंटॉलरेंस थी, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म को झेलता ही नहीं था। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई चलती रहती थी हमेशा उनके अकॉर्डिंग। वो ये कहते थे कि यहाँ पे कास्ट तबूज थे, यानी कि एक छोटी जाति और बड़ी जाति इनमें भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, यानी कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। जो सोशल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी अंधविश्वास ही, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये दिखा रहा था मिल कि हमें ना इन्हें सभ्य करने की ज़रूरत है, हमें सिविलाइज इंडिया बनाना है, एक सभ्य भारत बनाना है। इसलिए हमें यानी कि यूरोपियंस को इसमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्टेप है वो आगे लेने पड़ेंगे। ये जो स्टेप्स हैं वो इसलिए कहते थे, और वो मिल जो थे यानी कि जिन्होंने वो बुक पब्लिश करी थी वो ये भी कहते थे कि इसलिए ब्रिटिशर्स को सारे के सारा जो लैंड है, जितनी भी टेरिटरी है इंडिया की, सारी जीत लेनी चाहिए, और तभी हम सब पे क्या कर सकते हैं, सबको ये ज्ञान दे सकते हैं, एनलाइटमेंट कर सकते हैं, सबका खुशियाँ ला सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं इंडियन पीपल के जीवन में, ठीक है। लेकिन अब आप बताओ क्या ऐसी चीज़ें कि ब्रिटिश टाइम से पहले हमारा जो भारत था पूरा अंधकार में भारत था, क्या आज हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें तो गलत थी, जैसे कास्ट टैबूज थे ही, ठीक है, लेकिन शायद ऐसा तो नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो लड़ाई थी नहीं। अब क्या है, इसके अलावा क्या है, जो हिंदू मुस्लिम के जो ये हैं फेथ्स वगैरह हैं, ये एक साथ भी तो एग्जिस्ट कर सकते होंगे, यानी कि दोनों के विश्वास एक साथ भी तो एग्जिस्ट यानी कि एक साथ भी तो होते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हम लड़ते ही रहे हैं, क्या ऐसा भी हुआ है, बल्कि वो क्या है, फूट डालो राज करो की नीति तो किसने अपनाई है, ब्रिटिशर्स ने अपनाई है, पहले हमारे यहाँ थोड़ी ना थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ज़्यादातर जो एंशिएंट इंडिया था उसमें ऐसे भी था, अलग अलग राजाओं के अलग अलग विश्वास थे। ऐसा भी नहीं था कि जो हिंदू धर्म मान रहा है वो सभी एक ही तरह का हिंदू धर्म मान रहे हैं, कोई विष्णु को मानता था, कोई शिव को मानता था, कोई किसी और को मानता था, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ डिपेंड होती हैं कि ऐसा नहीं था, आज के टाइम पे हम ये नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ब्रिटिशर्स ने और कैसे क्लासिफिकेशन किया है, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है हमारे टाइम को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में, ठीक है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ें तो 6th क्लास में आपने एंशिएंट पढ़ा, 7th में आप मिडिवल पढ़ा था मतलब आपने, और 8th में आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात है कि किस चीज़ को हम मिडिवल कहते हैं, किसे मॉडर्न कहते हैं और किसे एंशिएंट कहते हैं।
देखो इन लोगों के अकॉर्डिंग क्या था, यानी कि जो वेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियड वो वाला पीरियड था जब ये अपने यहाँ पे साइंस ले आए थे। साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, रीजंस आ गए थे, यानी कि अब लोग क्या करने लगे थे, क्वेश्चंस करने लगे थे सरकार के लिए। ठीक है, अब ये मॉडर्न होते जा रहे थे, साइंस पे डिपेंड हो गए थे। अब इनके यहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी, यानी कि ये अपना राजा खुद चुनते थे। अब इनके यहाँ लिबर्टी आ गई थी, यानी कि लोग स्वतंत्र थे, कोई स्लेव नहीं था, कोई दास नहीं था। ठीक है, अब लोग समान इक्वल होने शुरू हो गए थे। लेकिन अगर हम अपने टाइम पे कहें, जिसे ये मॉडर्न कहते हैं हमारे टाइम पे, ये मॉडर्न किसे कहते हैं, जो ये कॉलोनियल टाइम थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स आ गए थे, ये इसे ही क्या कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं। लेकिन आप बताओ, क्या इनके टाइम पे हमारे यहाँ पे कोई समानता थी? क्या हमारे पास स्वतंत्रता थी? क्या हमारे पास लिबर्टी थी? ऐसा तो कुछ नहीं था हमारे पास। तो ये हमारे टाइम को कैसे मॉडर्न कह सकते हैं? यानी कि इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि आप इसे मॉडर्न कहोगे या आप इसे मॉडर्न नहीं कहोगे। ठीक है, और ये मिडिवल क्या कहते हैं, मिडिवल उस टाइम को कहते हैं जहाँ पे जिस सोसाइटी में ना तो साइंस थी, ना रीजंस थे, ना कारण थे, ना कुछ था, बस अंधविश्वास था, ये सारी चीज़ें ही नहीं मिडिवल कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश के अकॉर्डिंग तो ये जो मॉडर्न पीरियड का इनका डेफिनेशन है वो फिट नहीं होता है। जो ये कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड वो पीरियड जब समानता आ गई हो, स्वतंत्रता आ गई हो, लोग खुश रहने शुरू हो गए हो, जब लोगों में डेमोक्रेसी आ गई हो, यानी कि हमारा वो टाइम पीरियड मॉडर्न तो था नहीं। तो कौन सा था? कॉलोनियल था। अब एक नया वर्ड पढ़ने का, कॉलोनियल क्या होता है। अब देखो व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल होता क्या है? कॉलोनियल वो टाइम पीरियड होता है जब व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। अब इन्होंने कहा दीज चेंजेस, यानी कि ऊपर यहाँ इस पैराग्राफ में जितने भी बदलाव आने लगे थे धीरे धीरे, जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर शासन करती है और उसके राज्य के पॉलिटिकल को, यानी कि कौन उस पर शासन करेगा, उसका आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी को, उसकी सोसाइटी को, उसकी कल्चर को चेंज कर देती है, तब उसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे, यानी कि हमारे यहाँ कौन आ गए थे, इंडिया के अंदर कौन आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो जब दूसरी कंट्री किसी कंट्री पे क्या करती है, शासन करती है और उसका कल्चर और पॉलिटिकल सारा सिनेरियो बदल देती है, उसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और अब जो ब्रिटिशर्स की ये क्या बन गई थी, एक कॉलोनी बन गई थी। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी क्या बन गई थी, हमारा देश भारत बन गया था। ठीक है, तो आपको बहुत जगह वर्ड यूज आएगा, कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियल, तो आप समझ के रखना ये शब्द होते क्या है। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी कंट्री के जो राजा थे उन्हें हराया। ठीक है, उसके अलावा नवाब और राजाओं की जगह खुद आ गए। जो इकोनॉमी और सोसाइटी है उस पर कंट्रोल कर लिया, सारी चीज़ें बदलने लगी। जो हमारे रेवेन्यू मीट्स हैं, हमारे एक्सपेंसेस थे, उन सबको बदला। हमारे यहाँ हमारी चीज़ें जो थे लो प्राइस पर खरीद लेते थे, हमसे अपने जो खेती थी वो करवाते थे, जो उन्हें चाहिए था वो करवाते थे। ठीक है, हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भुगतने पड़े। जो ब्रिटिश रूल था वो आया और उसने हमारी जो वैल्यूज़ थी, यानी कि हमारे जो सिद्धांत थे उन्हें बदल दिया। पहले जैसे एक तरह की वैल्यू हमारी कास्ट सिस्टम को लेके भी थी, लेकिन वो चेंज हुई, वो एक अच्छा बदलाव था। लेकिन कुछ बुरे बदलाव भी हो गए। ठीक है, हमारी सोसाइटी में। ठीक है, धीरे धीरे जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इंक्लाइंड हो गए। ठीक है, तो ये सारे बदलाव जब होते हैं किसी एक देश में, जब दूसरा देश आता है उस पर राज करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। यानी कि उसे औपनिवेशिक बनाया जा रहा है, उपनिवेश जिसे हम कहते हैं, औपनिवेशीकरण। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया ना कि आप इस बुक में क्या पढ़ने वाले हो कि अलग अलग लोगों पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमारा जो बुक का नाम है वही क्या है, आर पास्ट, यानी कि प्लूरल में, यानी कि इतिहास एक नहीं है, अलग अलग लोगों के जो इतिहास है वो अलग अलग है। वो आपने 6th-7th में भी इसका रीज़न पढ़ा था कि हमने बुक का नाम अवर पास्ट क्यों रखा, हमारे अतीत क्यों रखा, क्योंकि हमारा जो अतीत है वो एक नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। अब हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब देखो हम 250 ईयर्स पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे पता लगाते हैं, वो हम रिकॉर्ड से पता लगाते हैं। हमने अभी 6th क्लास में देखा था, हम किससे पता लगा लेते हैं, हड्डियों से, और जो पेड़ पौधों पे लिखी हुई चीज़ें, छाल वगैरह मिली थी। ठीक है, हम सारी चीज़ों से, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, इन सब से पता लगा लेते थे। लेकिन अब इस टाइम पे आते वक्त क्या हो गया, अब रिकॉर्ड्स बनाने लगे। ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगता था कि लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे, कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कोई दे रहा है, कोई भी प्लान बनना है, कोई भी पॉलिसी बननी है, कोई भी एग्रीमेंट बनना है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर हम उसे साफ साफ लिख लेंगे तो उसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है, उस पर अच्छे से चर्चा की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है। ठीक है, और फिर वो रिपोर्ट वगैरह हमारी एज अ प्रूफ भी रखी जा सकती है, हम किसी को रिपोर्ट दे भी सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए राइटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। पहले भारत में क्या होता था, ज़बान की कीमत होती थी और हम लोग ज़्यादा लिखते नहीं थे। लाइक एग्रीमेंट होता था, लोन दे दिया, किस किश्त पे दे दिया, वो ज़्यादातर चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, बहुत कम लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, लिखने की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा एनहांस करी, बढ़ाई हमारी। ठीक है, अब
देखो, अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने लगे, उन्हें ध्यान से प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। तो हर एक इंस्टीट्यूशन का जितने भी ऑफिसेज होते थे, ठीक है, गांव में तहसीलदार का हो, कोई कलेक्ट्रेट का हो या फिर कमीशन ऑफिसर का हो, किसी का भी हो, सबके पास अपने क्या होते थे, रिकॉर्ड रूम्स होते थे और वहाँ पे वो अपने सारे जो चीज़ें थी उन्हें रिकॉर्ड करके रखते थे। ऐसे स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि जो खास कई इंस्टीट्यूशन बने हो, जो ऐसे ऑफिसेज बने हो स्पेशली किस लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, वो बने थे। जैसे आर्चीव्स और म्यूजियम्स। आर्चीव्स क्या होता है? आर्चीव्स वही होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मतलब बिल्डिंग वगैरह जहाँ पे रिकॉर्ड्स को ध्यान से रखा जाता हो, इकट्ठा करके रखा जाता हो, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ कि जितने भी आर्चीव्स हैं उनमें आज भी क्या रखा है, आज भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे हैं और हम 19th सेंचुरी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स ने प्रिपेयर करे, यानी कि जो ज़िले के लोगों ने जो बनाए, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस दी, जो भी ऑफिसेस बनाए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद क्या है, उस टाइम तक एक नई लोग भी आ गए थे जो कैलीग्राफिस्ट थे। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, जैसे हम राइटिंग लिखते हैं ना, तो पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो एक नया तरह का क्या था, एक टैलेंट आया क्या, कि जिसकी सुंदर राइटिंग होगी, जितनी सुंदर राइटिंग, ठीक है। तो कैलीग्राफी क्या होती है, आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है कैलीग्राफी, कि लाइक राइटिंग्स जो हो ना, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग्स, तो राइटिंग के लिए लोगों की जॉब्स होती थी, ठीक है। ये जो जॉब्स होती थी वो उन्हें क्या कहते थे, कैलीग्राफिस्ट कहते थे, यानी कि जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। तो ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स है वो कैलीग्राफिस्ट लिखते थे, ठीक है। और जब बाद में प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा ये स्प्रेड हो गया कि एक ही रिकॉर्ड की बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाई जाने लगी। वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती थी, जहाँ से भी वो पास करके जाती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तब तो बहुत ही ज़्यादा इसका कल्चर बढ़ गया। देखो 1920 के टाइम पे जब नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है, वो 1920 के टाइम पे बनाया गया। इसके अलावा देखो, न्यू दिल्ली जब बन रही थी तब उस टाइम क्या बना था, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव्स करके दो लोकेशंस बनी, किसके पास, वायसराय प्लेस के पास, यानी कि जहाँ पे जिस पैलेस में, जिस महल में वायसराय रहता था, उसी पैलेस के पास क्या बनी हमारा म्यूजियम और नेशनल आर्चीव। यानी कि वायसराय के घर के जो बिल्डिंग है, मतलब वायसराय की जो बिल्डिंग है उसके पास ही तुम आर्चीव्स वगैरह बना रहे हो। मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम उन लोगों के लिए रिकॉर्ड्स को रखना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, क्या क्या रिपोर्ट्स आई। जैसे 1946 के टाइम पे क्या होने लगा था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स मिलने लगी अलग अलग, जैसे कि जो नेवी है ना, इंडियन नेवी, वो रिवॉल्ट करने लगी है, यानी कि विद्रोह करने लगी है, ठीक है। तो जैसे क्या क्या रिपोर्ट्स आई, बॉम्बे से रिपोर्ट आई कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो आर्मी के वो हमने देख लिए हैं, और जो नेवी के शिप हैं वो अब बाहर हैं, उन्हें मतलब निकाला जा सकता है। कराची से रिपोर्ट आई कि 301 जो विद्रोही थे उन्हें पकड़ लिया गया है और बाकी को भी पकड़ा जाएगा। विशाखापट्टनम से रिपोर्ट आई कि जो पोजीशन है वो अंडर कंट्रोल है और अब कोई मतलब ये है कि कोई भी विद्रोह अब नहीं हो सकता, हमने कंट्रोल कर लिया ये सारी रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट हमें कैसे पता चली एग्जैक्टली किस जगह से कितनी रिपोर्ट आई, क्योंकि ये लिखी गई और इन्हें रिकॉर्ड करा गया, ठीक है। अब सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, धीरे धीरे क्या हुआ, सर्वे करना इंपॉर्टेंट होता गया। अब यहाँ पे जो है 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ कि हर 10 सालों में क्या होने लगा, सर्वे होने लगा, यानी कि एक सेंसस होने लगा। आज भी हमारे देश में क्या होता है, हर 10 साल में सेंसस होता है। सेंसस में क्या होता है कि आप देखते हो कि देश में कितनी पॉपुलेशन है, कितने किस धर्म के हैं, कितना कमाते हैं, कितनी जगह है, कैसी जगह है, मतलब लोगों के बारे में चीज़ें पता लगाना। इससे क्या होता है कि सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प होती है, ठीक है। आज तो सरकार हमारे फेवर में बना रही है, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स क्यों लेते थे सर्वे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम इन्हें रेगुलेट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि इनका प्रेजेंट क्या है, तभी तो हम सोचेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए, ठीक है। तो ये विलेजेस में जाते थे, क्या क्या चीज़ें देखते थे, वहाँ की टोपोग्राफी, मिट्टी की क्वालिटी देखते थे, फ्लोरा फोना यानी कि जानवर पेड़ पौधे कैसे हैं इनके, ये सब देखते थे। लोकल हिस्ट्री यानी कि उनकी अपनी जो स्थानीय इतिहास है उसका पता लगाते थे। क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, कैसे लोग खेती करते हैं, कितनी खेती करते हैं, ठीक है, क्या क्या सीन है इनका, ये सब चीज़ें देखते थे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी। और सेंसस आज हमारे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पता लगाता है कि कितने लोग रहते हैं, किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। इन सर्वेज में बहुत तरह के सर्वेज होते थे उस टाइम, जैसे बोटानिकल सर्वे, यानी कि पूरी ये देखना कि जंगल में क्या क्या वो है, जूलॉजिकल सर्वे, ठीक है। बोटानिकल सर्वे क्या होता है कि जो गार्डन्स वगैरह में हम देखते हैं कि कौन से जीव जंतु रहते हैं, क्या है वहाँ का, बॉटनी क्या है, यानी कि जीव जंतु कैसे हैं, जूलॉजिकल जंगली जीव जंतु कैसे हैं, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। यानी कि ये सारे सर्वेज किए जाते थे हर तरह के, कि हम हर क्वालिटी को, हर तरह को जान सकें। जिसके देखो इन्हीं सर्वेज के आधार पर बाद में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी जो टैक्स की पॉलिसी उसी अकॉर्डिंग लगाई थी कि कितनी फसल ये उगा सकते हैं, कितने वो नहीं लगा सकते। तो बहुत सारी इन्होंने पॉलिसीज लगाई थी जो आप इस बुक में आगे पढ़ोगे। तो उनमें से एक पॉलिसी इस बेसिस पे भी लगाई थी कि जब इन्होंने नापने शुरू कर दी कि कैसी मिट्टी है, कितनी प्रोडक्शन है, उस आधार पर इन्होंने अपने
उसमें टैक्सेस की बाउंडेशन लगाई थी। ठीक है, जैसे कस्टर्ड एप्पल प्लांट है जिसकी फ़ोटो 1770 में ली गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जितने भी बोटानिकल गार्डन है यानी कि जो फल फूल देते हैं वो वाले गार्डन की नेचुरल हिस्ट्री को कहा गया लोगों से कि भाई तुम इनकी पिक्चर्स बनाओ, ठीक है, इन्हें सेव करके रखेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और लिखो। ठीक है, जिससे बाद में पता लगाया जा सके कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब हमने ये तो देख लिया भाई क्या क्या पता लग सकता है इनसे। ठीक है, वो सारी चीज़ें पता चल सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ थे, क्या इंस्ट्रक्शंस थे, क्या एक फाइल दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, क्या सारे सेंसस पता लग सकता है, लेकिन क्या पता नहीं लग सकता। अब देखो हमें देखना होगा कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे ये ऑफिशियल लोग ही बनाते थे, यानी कि राजशाही जो शासन करते थे वो बनाते थे। यानी कि हमें वो चीज़ें पता चलेंगी जिनमें इंटरेस्ट किसे था, उन लोगों को था जो शासन कर रहे थे। हमें इनसे ये नहीं पता चलेगी कि कंट्री के लोग आखिर क्या महसूस कर रहे थे, कंट्री के लोगों का उस टाइम क्या स्टैंड था। ठीक है, क्या वो लोग उनके सपोर्ट में थे, क्या लोग उनके अगेंस्ट में थे, क्या लोग दुखी थे, क्या लोग खुश थे, हमें ये सब नहीं पता चलेगा। गरीब लोगों की क्या कंडीशन थी हमें ये इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से नहीं पता चल सकता। ठीक है, जैसे इस फिगर 6 में क्या दे रखा है, मैपिंग के लिए आए हैं, ये मैप देखेंगे मतलब मैपिंग करने आए हैं, तो ये सर्वे करेंगे बंगाल का। देखो यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं उनके लैंड को नापने के लिए, ठीक है, मौसम को देखने के लिए, ज़मीन को नापने के लिए, क्रॉप का पैटर्न देखने के लिए, ये सारी चीज़ें। यहाँ देखो 1857 में जो रिबल हुआ था यानी कि जो विद्रोह हुआ था लोगों का, उसको फोटोज़ के जरिए दिखाया गया है। ठीक है, क्या है 1857 में जब रिबल हुआ था ना, अगर हम इस रेबेलियन को कहाँ देखेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे अंग्रेज़ों के, तो इन्होंने इसके नीचे ये लिख रखा है कि जो विद्रोही सैनिक थे ना उन्होंने लूट का पैसा अपने आपस में बांट लिया। उनके लिए हम लोग कौन थे, यानी कि जो विद्रोही थे हमारे क्रांतिकारी जो थे, हमारे लिए जो क्रांतिकारी थे उनके लिए कौन थे, विद्रोही थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा नरसंहार किया था, बहुत ही लालची लोग थे वो लोग। ठीक है, तो हमें इनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स है जो यानी कि ब्रिटिश सरकार ने लिख रखे हैं डॉक्यूमेंट, उनमें तो हमें यही पता चलेगा ना कि वो विद्रोही थे और लालची थे, ये सब थे। और क्रांतिकारी तो वो भारत के लिए थे। ठीक है, भारतवासियों के लिए वो कौन थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, उन्होंने आज़ादी का पहला बिगुल फूका था। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे तो नहीं पता चलेंगी, रिकॉर्ड से, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें ये सब पता कैसे चलेगा। अब ये सारी चीज़ें पता लगाना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल क्यों है, अब हमें ये पता कैसे चलेगा, लोगों की अपनी डायरीज थे, जब लोग अपनी खुद की डायरी लिखने लगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो यात्री थे जब वो घूमने आते थे, जब वो लिखने लगे कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो सारी चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी वो अपनी बुकलेट्स निकालने लगी। ठीक है, लोकल बाजार्स में जब प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। फिर जो लीडर्स थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के आते ही क्या किया, अपने न्यूज़पेपर वगैरह छापने शुरू कर दिए। किस लिए, अपने विचार को, अपना जो विचार था स्वतंत्रता का उसे फैलाने के लिए। ठीक है, बाद में इन्होंने इस पर भी रोक लगाई थी अंग्रेज़ों ने। खैर वो बात की बातें आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये पता लगाना कि नॉर्मल जनता क्या सोचती थी, वो क्या करती थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा मुश्किल है बट हम पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें देखो 1946 की बात कर रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर में क्या था, ये ऐसा अकाउंट छपा था कि लाइक हम जो पुलिस वाले, बाद में क्या हुआ था कि कुछ हिंदुस्तानी भी इनकी पुलिस में भर्ती होने लगे थे। ठीक है, क्यों होने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि जब हम पुलिस में जाएंगे तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, ब्रिटिशर्स को नहीं मारेंगे कम से कम हमारे लोगों को। तो कुछ लोग क्या होने लगे थे, इनमें भर्ती होने लगे थे, अपनी रोजी रोटी चलानी थी भाई, कुछ तो करना ही था। तो एक रिपोर्ट आई थी 1946 में जो ये कह रही थी कि भाई इन पुलिस वालों को ऐसा खाना दिया जाता है इनकी पुलिस लाइन की किचन्स में जो कि इंसानों के खाने लायक नहीं है, बल्कि जो कैटल हैं, इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। यानी कि जो गाय भैंस है, पशुपालक है, पशु हैं जो, वो पशु भी ऐसी रोटी और दाल नहीं खा सकते जो हमें खाने को दी जाती है। कितनी बुरी हालत थी। ये हमें कैसे पता चलता है, जब लोगों की धीरे धीरे रिपोर्टिंग वगैरह शुरू हुई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि क्या मैप होते हैं, मैप क्यों इंपॉर्टेंट थे, सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट थे, रिकॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, आर्चीव्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, और फिर कैसे ब्रिटिशर्स, और हम आगे बुक में क्या पढ़ने वाले हैं हमने ये भी देखा। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय।